वापस गया। ऐबक ने मोहम्मद की भारतीय विजय को समेकित किया, अजमेर में चौहानों के विद्रोहों को दबा दिया। 1193 में दिल्ली को भारत में तुर्क साम्राज्य की राजधानी बनाया और मोहम्मद की अनुपस्थिति में रणथंभौर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ आदि पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद 1194 में भारत वापस आए। इस बार उनका निशाना कन्नौज का राज्य था। कन्नौज के शासक जयचंद्र की पृथ्वीराज III से दुश्मनी थी और इसलिए उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ उनकी मदद नहीं की। अब उसे भी अकेले मोहम्मद का सामना करना पड़ा। मोहम्मद और जयचंद्र के बीच इटावा और कन्नौज के बीच यमुना नदी पर चंदावर के पास युद्ध हुआ था। राजपूत पराजित हुए और युद्ध में जयचंद्र मारा गया। मोहम्मद बनारस तक आगे बढ़े और कन्नौज के सभी महत्वपूर्ण राज्य पर कब्जा कर लिया। हालांकि इसकी विजय धीरे धीरे समेकित हो गई थी। अब मोहम्मद की सेनाओं का विरोध करने के लिए उत्तर भारत में कोई अन्य शक्तिशाली राज्य नहीं रहा। ऐबक को फिर छोड़कर मोहम्मद वापस चला गया। ऐबक ने अपनी नई विजय को मजबूत किया और अजमेर, अलीगढ़ आदि में हुए विभिन्न विद्रोहों को दबा दिया। मोहम्मद 1195 ईस्वी में भारत वापस आए। इस बार उन्होंने बयाना पर विजय प्राप्त की और ग्वालियर पर हमला किया। प्रतिहार प्रमुख सुलक्षणा पाल ने मोहम्मद की आधिपत्य स्वीकार कर लिया और उन्हें शांति प्रदान की गई। मोहम्मद ने राजपूताना और दोआब के बीच के प्रदेशों की कमान बहाउद्दीन तुगरल को सौंपी और वापस चले गए। 1.5 साल की लड़ाई के बाद तुगरल ने अपनी अनुपस्थिति में ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मोहम्मद कुछ वर्षों के लिए भारत वापस नहीं आ सके और भारत में अपनी विजय को मजबूत करने की जिम्मेदारी यहाँ के राज्यपालों पर थी, खासकर ऐबक पर। राजस्थान में एक गंभीर विद्रोह को ऐबक ने बहुत कठिनाई के बाद दबा दिया था। इसके बाद ऐबक ने गुजरात पर हमला किया और 1197 ईस्वी में इसकी राजधानी अनहिलवाड़ा को लूट लिया। ऐबक ने बदायूं, बनारस और चंदावर पर भी विजय प्राप्त की और कन्नौज की विजय को समेकित किया। ऐबक की सबसे महत्वपूर्ण विजयों में से एक बुंदेलखंड की विजय थी। चंदेल शासक परमलदेव अब मध्य भारत में एकमात्र स्वतंत्र राजपूत शासक थे और कालिंजर का किला अभेद्य माना जाता था। ऐबक ने 1202-03 में इस पर हमला किया। परमलदेव की लड़ाई के दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन चंदेलों ने उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। जयदेव, लेकिन अंततः चंदेलों को उस किले को छोड़ना पड़ा जिस पर अलबक का कब्जा था। ऐबक ने महोबा और खजुराहो पर भी अधिकार कर लिया। 42 बिहार और बंगाल की विजय। बंगाल और बिहार की विजय का प्रयास न तो मोहम्मद या ऐबक ने किया था, बल्कि इख्तियार उद-दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी नामक एक छोटे कुलीन ने किया था। इख्तियार उद-दीन खिलजी ने एक साधारण सैनिक के रूप में अपना करियर शुरू किया और अवध के गवर्नर हिसाम उद-दीन घुलबाग से कुछ गांवों को अपनी जागीर के रूप में प्राप्त किया। वहां इख्तियार उद-दीन ने अपने स्वयं के अनुयायियों की एक छोटी सेना को इकट्ठा किया और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी शुरू कर दी। अपने आश्चर्य के लिए उन्होंने पाया कि किसी ने भी कहीं भी उनका विरोध करने की कोशिश नहीं की। इससे उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ीं। वह अपने संसाधनों और अपने सैनिकों को बढ़ाता चला गया। 1202-03 ईस्वी में उसने ओतंतपुरी पर हमला किया और वहां के बौद्ध मठ को लूट लिया। इसके बाद उसने नालंदा और विक्रमशिला पर भी विजय प्राप्त की। बंगाल के शासक लक्ष्मण सेना ने अब तक उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और अंततः उसकी उपेक्षा की कीमत चुकाई। इख्तियार उद-दीन ने 1204-05 में बंगाल की राजधानी नादिया पर हमला किया। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसने सेना के बड़े हिस्से को अपने पीछे छोड़ दिया और केवल 18 घुड़सवारों के साथ महल के द्वार पर पहुंचा। लक्ष्मण सेना को लगा कि तुर्कों ने एक आश्चर्यजनक हमला किया है और डर के मारे भाग गए। इसी बीच तुर्की सेना भी वहां पहुंच गई और इख्तियार उद-दीन ने नादिया को लूट लिया।
पूर्वी बंगाल लक्ष्मण सेना के साथ रहा, जबकि दक्षिण पश्चिम बंगाल पर घुर के मोहम्मद के लिए इख्तियार-उद-दीन का कब्जा था। उन्होंने लखनौती में अपना मुख्यालय स्थापित किया। इख्तियार-उद-दीन ने तिब्बत को भी जीतने की कोशिश की, लेकिन अभियान बुरी तरह विफल रहा। भौगोलिक खतरों के कारण उन्हें तिब्बत की सीमा के पास से लौटना पड़ा। अपनी वापसी की यात्रा में वह पहाड़ी जनजातियों और कामरूप राज्य के सैनिकों से परेशान था। वह केवल 100 सैनिकों के साथ देवकोट पहुंच सका। वहां वह बीमार पड़ गया और उसके अपने ही एक लेफ्टिनेंट अली मर्दन ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने बिहार और बंगाल के एक बड़े हिस्से को तुर्की के अधीन कर लिया था, नियंत्रण जिसकी मोहम्मद या ऐबक ने कल्पना भी नहीं की थी। जब मोहम्मद के रईस भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण कर रहे थे, तब वे स्वयं युद्ध में व्यस्त थे। भारत के ख्वारिज़म शाह के खिलाफ मोहम्मद के बड़े भाई गयास-उद-दीन की मृत्यु 1202 ईस्वी में हुई थी और इसलिए मोहम्मद पूरे घुर साम्राज्य का शासक बन गया था। गयास-उद-दीन ने हमेशा अपने पश्चिमी पड़ोसी ख्वारिज़मों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मोहम्मद ने भी यही नीति अपनाई, लेकिन वह 1205 ईस्वी में अंधखुद की लड़ाई में उनसे बुरी तरह हार गया था। वह मुश्किल से अपनी जान बचा सका और अपनी राजधानी घुर वापस पहुंच गया। मोहम्मद की इस हार ने भारत में उनकी प्रतिष्ठा को झटका दिया और यह अफवाह थी कि उन्हें मार दिया गया था। इसने भारत के विभिन्न भागों में विद्रोहों को जन्म दिया। उत्तर पश्चिम में खोखरों ने लाहौर पर कब्जा करने की कोशिश की। मोहम्मद 1205 ईस्वी में भारत आए और चिनाब और झेलम नदियों के बीच खोखरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। खोखरों ने जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन वे हार गए और उन्हें बेरहमी से दंडित किया गया। लाहौर में मामलों को निपटाने के बाद मोहम्मद गजनी लौट आए। रास्ते में उन्हें 15 मार्च 1206 ई को सिंधु नदी के तट पर दमैका में उस समय चाकू मार दिया गया था, जब वह शाम की प्रार्थना में लगे हुए थे। हत्यारे खोकर थे या विधर्मी इस्माइली के कट्टर शिया संप्रदाय निश्चित नहीं है। संभवतः दोनों ने इसकी साजिश रची थी और सफल भी हुए थे। मोहम्मद के शरीर को गजनी ले जाया गया और वहीं दफनाया गया। उपलब्धियां। घुर के मोहम्मद के चरित्र और उपलब्धियों का आकलन करते समय आमतौर पर उनकी तुलना गजनी के महमूद से करने की कोशिश की जाती है, जो कभी कभी उनके महत्व को कम कर देता है। लेकिन भारतीय इतिहास में मोहम्मद की स्थिति महमूद के साथ तुलना करते हुए भी निर्विवाद है। मोहम्मद एक सैन्य नेता के रूप में महमूद के साथ तुलना नहीं कर सकते। महमूद एक जनजात सैन्य कमांडर था। उसका हर भारतीय अभियान सफल रहा और वह मध्य एशिया में भी उतना ही सफल रहा। इस प्रकार महमूद ने एक व्यापक और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की और इस्लामी दुनिया के पहले सुल्तान होने के योग्य थे। इस प्रकार मोहम्मद की सैन्य सफलताओं का महमूद की सफलताओं से कोई मुकाबला नहीं था। जबकि महमूद अपने जीवनकाल में अपराजित रहा, मोहम्मद को उसके विभिन्न विरोधियों ने 3 बार गंभीर रूप से पराजित किया। गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय, पृथ्वीराज III, दिल्ली और अजमेर के शासक और फारस के शासक ख्वारिज़म शाह ने उन्हें बारी बारी से हराया, लेकिन मोहम्मद की महानता यह थी कि इनमें से कोई भी हार उनकी हार को कमजोर नहीं कर सकती थी। आत्माओं या उसकी महत्वाकांक्षाओं की जांच करें। उन्होंने अपनी हर असफलता को एक अनुभव के रूप में लिया, अपनी कमजोरियों में सुधार किया, थन को दूर किया और अंत में सफलता प्राप्त की। मोहम्मद की सफलताओं और विजयों ने महमूद की विजयों की तुलना में अधिक स्थायी परिणाम लाए। प्रोफेसर के निजामी लिखते हैं, अंधखुद, तराइन और अनहिलवाड़ा के 3 शानदार पराजय के इस नायक के रूप में प्रोफेसर हबीब उन्हें कहते हैं। मध्य युग के सबसे महान साम्राज्यों में से एक की स्थापना का श्रेय उनके पास है और इसमें वह निश्चित रूप से ऊपर उठता है महमूद गजनी।
मोहम्मद उस समय भारत की राजनीतिक कमजोरी को बेहतर ढंग से समझ सकते थे और इसलिए उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का फैसला किया। बेशक, उत्तर भारत की विजय आसान नहीं थी। मोहम्मद का हर जगह डटकर विरोध किया गया और 2 बार राजपूतों द्वारा पराजित किया गया। फिर भी उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं बदला। महमूद कभी पराजित नहीं हुआ, हालांकि उसने मोहम्मद से अधिक बार भारत पर हमला किया। फिर भी उसने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करने के बारे में नहीं सोचा और केवल भारत की संपत्ति को लूटने के लिए अपनी दृष्टि को सीमित कर दिया। इस प्रकार मोहम्मद के पास महमूद की तुलना में एक उच्च आदर्श था। मोहम्मद ने विभिन्न राजपूत शासकों से निपटने में अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण भी दिया। उसने देखा कि राजपूत किसी भी तरह से उसका सामान्य प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होना चाहिए और इसलिए उनमें से कुछ की सहानुभूति या समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। इसीलिए उसने तराइन की दूसरी लड़ाई के ठीक बाद दिल्ली और अजमेर को अपने प्रदेशों में शामिल नहीं किया। इसके बजाय उसने दिल्ली का प्रशासन गोविंदराय के पुत्र और अजमेर के पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र को सौंप दिया। यह ऐबक था जिसने बाद में उन पर कब्जा कर लिया जब उत्तरी भारत में तुर्की सत्ता काफी हद तक समेकित हो गई थी। मोहम्मद ने न तो उन हिंदू प्रमुखों की स्थिति को बदला जिन्होंने उसकी आधिपत्य को स्वीकार किया और न ही उनके प्रशासन में हस्तक्षेप किया। उसने बस इधर उधर सैन्य चौकियां स्थापित की और विजित क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तुर्की सैनिकों के साथ उनकी घेराबंदी की। इससे उन्हें भारत में तुर्की शक्ति को मजबूत करने में मदद मिली। मोहम्मद मानव स्वभाव के अच्छे न्यायाधीश थे। वह अपनी सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुषों का चयन कर सकता था, उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी सौंप सकता था और उनके प्रयासों से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन युल्तुज और मलिक बहाउद्दीन तुगरल जिन्होंने खुद को काफी सक्षम साबित किया और भारत में उनकी सफलताओं के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे, उन्हें मोहम्मद द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। प्रोफेसर ABM हबीबुल्लाह लिखते हैं, यदि वह एक राजवंश को खोजने में विफल रहा तो उसने अभी भी पुरुषों के एक समूह को प्रशिक्षित किया जो अपने विचारों के प्रति अधिक वफादार साबित हुए और अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए बेहतर थे। मोहम्मद की सफलता काफी हद तक उनके अपने चरित्र की ताकत के कारण थी। उनके पास एक उच्च आदर्श था जिससे उन्होंने भारत में अपनी प्रारंभिक विफलताओं और ख्वारिज़म शाह द्वारा अपनी हार के बाद भी विचलित होने से इनकार कर दिया। मोहम्मद ने अपने हमलों और विजयों की योजना पहले ही बना ली थी, जब भी आवश्यक हो उन्हें बदल दिया, ज्ञात होने पर अपनी कमजोरी को दूर किया और लड़ाई और राजनीति में अनावश्यक जोखिम नहीं उठाया। अनहिलवाड़ा में अपनी हार के बाद उसने भारत पर हमले के अपने पाठ्यक्रम को बदल दिया और एक बार तराइन की लड़ाई में हारने के बाद वह पूरी तैयारी के साथ फिर से आया और अपनी सैन्य रणनीति में भी संशोधन किया। एक सैन्य कमांडर के रूप में वह अपने सभी अभियानों पर नजर रखता था। जब वे भारत में खोखरों से लड़ रहे थे तब उनका मध्य एशिया में अपने अभियानों से संपर्क नहीं टूटा था और ऑक्सस नदी के तट पर एक सीमावर्ती किले के निर्माण कार्य में भी उनकी उतनी ही रुचि थी। यही कारण है कि वह अंततः अपने सैन्य अभियानों में सफल रहा। मोहम्मद भारत में तुर्की शासन के वास्तविक संस्थापक थे और इसी में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि और महानता थी। मोहम्मद के पास भारत में अपने क्षेत्रों के प्रशासन की देखभाल करने का समय नहीं था। वस्तुतः वह गजनी और घुर का शासक बना रहा। अपनी भारतीय विजयों को प्रशासित करने का कार्य ज्यादातर उसके दास और भारतीय प्रांतों के गवर्नर कुतुबुद्दीन पर छोड़ दिया गया था। मुख्य रूप से घुर को अपने साम्राज्य की संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए उनके भाई गयासुद्दीन जिम्मेदार थे, लेकिन मोहम्मद भी अपनी प्रजा की सांस्कृतिक प्रगति के प्रति उदासीन नहीं थे। उन्होंने फखर-उद-दीन रज़ी और निज़ामी उरूज़ी जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया।
हालांकि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना थी, जिसने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। राजपूत राजाओं की हार। भारतीयों ने अफगानिस्तान की उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगभग 300 वर्षों तक इस्लाम की बढ़ती शक्ति को सफलतापूर्वक रोका। अरब आक्रमण सिंध और मुल्तान तक ही सीमित रह गया था, जबकि अफगानिस्तान और पंजाब पर विजय तुर्कों के लिए आसान नहीं थी। उन दिनों के भारतीय इस उपलब्धि के लिए सम्मान के पात्र हैं कि वे इस्लाम की शक्ति से लड़ सकते थे और लंबे समय तक उसका विरोध कर सकते थे, जिसने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के एक बड़े हिस्से को अपनी ताकत से अभिभूत कर लिया था। लेकिन एक बार जब उत्तर पश्चिम में उनकी रक्षा टूट गई, तो भारतीय तुर्कों के खिलाफ बुरी तरह विफल हो गए। 11वीं शताब्दी ई में गजनी के महमूद और 12वीं शताब्दी ई में घुर के मोहम्मद के खिलाफ भारतीयों की हार शर्मनाक और आश्चर्यजनक थी। बेशक भारतीयों ने विरोध करना जारी रखा और आक्रमणकारियों के हमलों के खिलाफ अपनी संस्कृति की रक्षा करने की कोशिश की और दृढ़ता से भारत में इस्लाम की जड़ें जमा ली, लेकिन तुर्कों के खिलाफ उनकी हार उत्सुकता पैदा करती है। कई भारतीय या हम कहते हैं कि राजपूत साम्राज्य जो तुर्कों के खिलाफ लड़े थे, वे काफी व्यापक थे। उनके पास सामग्री और सैन्य संसाधनों की कमी नहीं थी। अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सेनाएं लगा सकते थे। ताकत की कमी नहीं थी और साथ ही मोहम्मद की हार से स्पष्ट है अनहिलवाड़ा की लड़ाई और तराइन की पहली लड़ाई में और राजपूत सैनिकों में तुर्कों की तुलना में न तो साहस और शौर्य की कमी थी। फिर भी राजपूत पराजित हुए। इतिहासकार जिन्होंने राजपूत की हार के कारणों की जांच करने की कोशिश की है, उनकी राय में एकमत नहीं है और यदि वे कुछ पर सहमत हैं तो वे अपने जोड़ में भिन्न हैं। एक व्यवहारिक कठिनाई भी है। समकालीन इतिहासकारों ने राजपूतों की हार या तुर्कों की सफलता के कारणों पर अधिक प्रकाश नहीं डाला। हसन निजामी और मिन्हा उस सिराज उनके बारे में कुछ नहीं कहते हैं, जबकि फाखरी मुदब्बिर के अबुल हर्ब इस संबंध में केवल कुछ ही मदद करते हैं। मध्ययुगीन काल के इतिहासकारों ने इन कारणों को गंभीरता से लेने की कोशिश नहीं की और उनके बारे में चुप हैं। इसलिए आधुनिक इतिहासकारों के पास इन कारणों की जांच करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है, ज्यादातर उनके सामान्य ज्ञान, तर्क और तत्कालीन परिस्थितियों की व्याख्या के साथ। ऐसे में यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि तब राय एक दूसरे से भिन्न होनी चाहिए। एल्फिंस्टन, लेन पूल और विंसेंट ए स्मिथ जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय हार को तुर्कों की श्रेष्ठता के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जो उत्तर की ठंडी जलवायु से आए थे, मांस खाने वाले थे और सेल्जुक के खिलाफ लड़ने का अनुभव रखते थे। तुर्क, जबकि राजपूत विरोधी ज्यादातर शाकाहारी, निंदनीय और सौम्य थे। लेकिन यह दृष्टिकोण स्वीकार्य नहीं है। वह सिद्धांत जो बताता है कि मांसाहारी लोग या ठंडी जलवायु वाले लोग बेहतर होते हैं। 47 सेनानी वैज्ञानिक परीक्षा की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। भारतीय सैनिकों ने पूरे भारतीय इतिहास में अपने साहस और ताकत को साबित किया है। सर जदुनाथ सरकार का विचार है कि पूर्ण समानता और सामाजिक एकजुटता, भाग्यवाद जो ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता और तुर्की सैनिकों के नशे से मुक्ति से उत्पन्न हुआ था, मुख्य रूप से तुर्कों की सफलता के लिए जिम्मेदार थे। प्रोफेसर के निजामी ने यह विचार व्यक्त किया है कि भारतीयों की हार का असली कारण उनकी सामाजिक व्यवस्था और द्वेषपूर्ण जाति भेद था, जिसने पूरे सैन्य संगठन को विकट और कमजोर बना दिया। श्री रोमेश चंद्र दत्त ने देखा कि हिंदू अंतिम चरण में पहुंच गए थे। उस समय उनके राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पतन और इसलिए हमलावर तुर्कों के लिए एक आसान शिकार बन गए। सरदार के एम पाणिक्कर ने बाहरी दुनिया के साथ संपर्क की कमी और उनकी अस्वीकृत संस्कृति पर हिंदुओं की हार की जिम्मेदारी सौंपी। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने भारत की आंतरिक कमजोरी पर जोर दिया है और जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवाद के पुनरुद्धार और हिंदू समाज में महिलाओं की अपमानित स्थिति को प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी है।
डॉक्टर के एस लाल ने देखा कि विभिन्न समूहों के बीच सामाजिक विभाजन और प्रतिद्वंद्विता जो मुख्य रूप से उत्पन्न हुई थी देश में राजनीतिक एकता के अभाव के कारण कुशल गुप्तचर व्यवस्था का अभाव तथा दोषपूर्ण तथा प्रचलित सैन्य कौशल हिंदुओं की हार के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने वर्णन किया है कि राजनीतिक एकता की अनुपस्थिति, सामाजिक विभाजन, ब्राह्मणवाद का उदय, भारतीयों का नैतिक पतन और सैन्य कौशल, संगठन और संसाधनों में तुर्कों की श्रेष्ठता तुर्कों की सफलता के लिए जिम्मेदार थी। इस प्रकार हम पाते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने राजपूतों के खिलाफ तुर्कों की सफलता के लिए अलग अलग कारण बताए हैं और यदि हम उन सभी को जोड़ दें तो हम तुर्कों की सफलता के निम्नलिखित कारणों को स्वीकार कर सकते हैं। 1. राजनीतिक कमजोरी निश्चित रूप से भारतीयों की हार का एक कारण थी। बेशक एक नियम के तहत भारत या यहाँ तक उत्तर भारत की एकता की कमी इसकी कमजोरी थी, लेकिन यह इसकी प्राथमिक कमजोरी नहीं थी। सम्राट अशोक के बाद भारत एक शासन के तहत एकजुट नहीं हो सका। और भी 48 शक्तिशाली गुप्त से हासिल करने में विफल रहे थे। मध्यकाल में भी भारत को एक नियम के तहत एकजुट करने के प्रयास विफल रहे। भारत एक उपमहाद्वीप है। आधुनिक काल तक इसे एक नियम के तहत एकजुट करना संभव नहीं था। इसके अलावा हालांकि भारत राजनीतिक रूप से विभाजित था, फिर भी उस समय कई राजपूत राज्य थे जो तुर्क आक्रमणकारियों की तुलना में भौतिक संसाधनों में कहीं अधिक व्यापक और शक्तिशाली थे। इस प्रकार भारत के कई राज्यों में विभाजन को उसकी हार के वैध कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत की कमजोरी का प्राथमिक कारण यह था कि राजपूत राज्य सत्ता और गौरव के लिए एक दूसरे के खिलाफ लगातार लड़ाई में लगे हुए थे और अपने देश, इसकी संस्कृति और धर्म के लिए सबसे बड़ी खतरे की घड़ी में भी एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने में असफल रहे। इसके अलावा राजपूत भारत में तुर्कों की सफलता के परिणामों की भविष्यवाणी करने में विफल रहे। इसके अलावा यह भी आश्चर्य की बात है कि विदेशी आक्रमणों के संकटों की एक श्रृंखला भी उस समय के भारतीयों को एकजुट करने के लिए पर्याप्त रूप से कमांडिंग राजनीतिक और सैन्य प्रतिभा का एक भी नेता पैदा करने में विफल रही। कुछ विद्वानों ने अपनी भ्रष्ट नौकरशाही पर भारतीयों की विफलता का दोष लगाया है, लेकिन यह दृष्टिकोण ज्यादातर स्वीकार नहीं किया जाता है। उस समय की भारतीय नौकरशाही न तो आदर्श थी और न ही पूरी तरह भ्रष्ट। इसके अलावा हम भारतीय नौकरशाही की ओर से कोई विश्वासघात नहीं पाते हैं। अगर इस मामले में किसी को दोष देना है तो वह नौकरशाही नहीं बल्कि हिंदू निचली जातियां थीं जो बौद्धों से असंतुष्ट थीं। भारत की राजनीतिक कमजोरी का एक अन्य कारण सामंतवाद का अस्तित्व था, जो श्री आर.सी. दत्त भारत को उसके राजनीतिक पतन के अंतिम चरण में ले गए। राजपूतों की सामंती व्यवस्था ने आपसी संघर्षों को प्रोत्साहित किया और उन्हें सैन्य रूप से कमजोर किया। एक राजपूत राजा की सेना का गठन उसके सामंती सरदारों की सेनाओं को मिलाकर किया जाता था। ऐसी सेना में सामंजस्य, कमान की एकता और सैन्य कौशल का अभाव था। इसके अलावा जातिवाद की असमानता के साथ मिश्रित सामंतवाद में शासकों और शासितों के बीच एक मजबूत दरार पैदा कर दी, जिससे विदेशियों का विरोध करने में उनका सहयोग असंभव हो गया। 2. तत्कालीन प्रचलित सामाजिक परिस्थितियों ने भी भारत को कमजोर कर दिया था। जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता की प्रथा, घोर सामाजिक असमानता और भेद और भारतीय महिलाओं की असमान स्थिति ने भारतीय समाज की मुख्य कमजोरियों में योगदान दिया। राजनीतिक अस्थिरता और कुछ मजबूत एकीकृत राज्यों के तहत भी भारत के समेकन की अनुपस्थिति ने भी इसके सामाजिक पतन का कारण बना। ब्राह्मणवाद के पुनरुत्थान ने सामाजिक असमानता को और मजबूत किया। राजपूतों ने भी इसे प्रोत्साहित किया क्योंकि ब्राह्मणों के समर्थन के कारण उन्हें क्षत्रिय के रूप में स्वीकार किया गया था। जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो गई और समाज को विरोधी समूहों में विभाजित कर दिया।
निचली जातियों और महिलाओं की स्थिति अपने निम्नतम स्तर पर आ गई थी। ऐसी परिस्थितियों में अनेक सामाजिक कुरीतियां जन्म लेती हैं। बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, देवदासी प्रथा और उच्च जातियों में सती प्रथा प्रचलन में आ गई, जबकि विधवाओं का विवाह लगभग असंभव हो गया। ऐसा समाज किसी भी विदेशी आक्रमणकारी का विरोध करने में असमर्थ था, क्योंकि अधिकांश लोग देश के भाग्य और राजनीति के प्रति उदासीन हो गए थे। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार लिखते हैं, विदेशियों को कोई सार्वजनिक उथल पुथल नहीं देता है और न ही उनकी प्रगति को रोकने के लिए कोई संगठित प्रयास किए जाते हैं। एक लकवाग्रस्त शरीर की तरह भारतीय लोग असहाय होकर देखते हैं, जबकि विजेता उनकी लाश पर चलते हैं। डॉक्टर के.ए. निजामी ने बताया है कि जाति व्यवस्था ने राजपूतों को सैन्य रूप से कमजोर कर दिया, क्योंकि लड़ाई की जिम्मेदारी समाज के एक विशेष वर्ग यानी क्षत्रियों पर छोड़ दी गई थी। डॉक्टर के.एस. लाल यह भी लिखते हैं कि मुसलमानों के लिए एक ऐसे समाज से देशद्रोही प्राप्त करना बहुत आसान था जो इतना अन्यायपूर्ण रूप से विभाजित था। यह एक कारण था कि उत्तर भारत के सभी महत्वपूर्ण शहर आक्रमणकारियों घुर के मोहम्मद से 15 के भीतर खो गए थे। वर्षों निस्संदेह मुसलमानों को लड़ाई में मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार एक लड़ाई जीत ली गई तो बाकी सब आसान हो गया, क्योंकि शहरों और गांवों में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं था। उनका तर्क है कि एक बार मुसलमानों द्वारा एक शहर पर कब्जा कर लिया गया था, हिंदुओं के लिए इसे फिर से हासिल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अधिकांश आबादी हिंदू शासन की तुलना में मुस्लिम शासन के अधीन रहना पसंद करती थी, जो अन्यायपूर्ण सामाजिक भेदों पर आधारित था। इसके अलावा हिंदुओं ने अपने समाज में उन लोगों को स्वीकार नहीं किया जिन्हें एक बार इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। इस प्रकार जो एक बार मुसलमान बन गए वे हमेशा मुसलमान ही रहे। इसलिए डॉक्टर के. निजामी का कहना है कि भारतीयों में जाति व्यवस्था और शारीरिक प्रदूषण का विचार न केवल तुर्कों की सफलता के लिए बल्कि भूमि पर उनके निरंतर अधिकार के लिए भी जिम्मेदार था। वह लिखते हैं, भारत में तुर्की शासन की लंबी अवधि के लिए जारी रहना और उसके राजनीतिक प्रभाव के क्षेत्र का लगभग निरंतर विस्तार भारतीय लोगों द्वारा तुर्की शासन की स्वीकृति और स्वीकृति के संदर्भ में अवर्णनीय है। यदि भारतीय जनता ने इसका विरोध किया होता अपने शासन की स्थापना के बाद, घुरिद भारतीय क्षेत्र का 1 इंच भी अपने पास नहीं रख पाते। 3. भारतीयों की हार के लिए धर्म का बिगड़ना भी जिम्मेदार था। हिंदू धर्म के अनुसार धर्म का सही अर्थ कर्तव्य है, जो व्यक्ति को समाज और मानवता के लिए उपयोगी बनाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म एक प्रार्थना, एक धार्मिक ग्रंथ, एक पूजा स्थल या यहाँ तक एक भगवान पर आधारित नहीं है, जो आमतौर पर व्यवहारिक रूप से हर लोकप्रिय धर्म की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। हिंदुओं का यह उदारवाद इसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन बाद में इस्लाम और ईसाई धर्म के साथ प्रतिस्पर्धा करने के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी कमजोरी लेकिन बाद में इस्लाम और ईसाई धर्म के साथ प्रतिस्पर्धा करने के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। इसके अलावा धर्म और संस्कृत भाषा पर ब्राह्मणों के एकाधिकार ने आम लोगों को सच्चे धर्म के ज्ञान से बाहर कर दिया। इसने विभिन्न संप्रदायों में हिंदू धर्म के विभाजन और आबादी के बीच धर्म के बारे में अज्ञानता को जन्म दिया। इसलिए सच्चा धर्म खो गया, तांत्रिक संप्रदाय फले फूले और कर्मकांड और मूर्ति पूजा लोकप्रिय हो गई। इसने समाज का मनोबल गिराया और उसकी एकता को तोड़ा। इसलिए हिंदू एक संस्कृति और इस तरह एक देश के नाम पर विदेशी आक्रमणकारियों की चुनौती को स्वीकार करने में विफल रहे। 4. भारतीयों ने अन्य देशों में विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त प्रगति को जानने और सीखने की कोशिश नहीं की। अल-बरूनी का यह कथन कि भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, उस समय के भारतीयों के दृष्टिकोण को इंगित करता है।
इस रवैये के कारण भारतीय बने रहे फोर्ड्स की टैक्टिक्स और पड़ोसी देशों के हथियारों में प्रगति के प्रति उदासीन। वे तुर्कों द्वारा भारत की विजय के प्रभाव को नहीं समझ सके और अपनी उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा की उपेक्षा की। वस्तुतः इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीयों ने अपने दृष्टिकोण से अपनी प्रगति के मार्ग को बाधित कर दिया था। इसने उन्हें हर क्षेत्र में कमजोर कर दिया और इस तरह उनकी हार का एक प्रमुख कारण बन गया। 5. भारतीय संस्कृति और नैतिकता भी इन परिस्थितियों से अछूती नहीं रह सकी और हर क्षेत्र में चौतरफा पतन हो रहा था। डॉक्टर के.एम. पानेकर ने सांस्कृतिक पतन को राजपूतों की हार का सबसे प्रमुख कारण माना। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने भी इसे राजपूतों की हार का एक महत्वपूर्ण कारण बताया। तांत्रिक दर्शन की बढ़ती लोकप्रियता, मंदिरों में देवदासियों की उपस्थिति और मठों और विहारों में विद्यमान भ्रष्टाचार धर्म में बढ़ती अनैतिकता के लक्षण थे। इस युग का साहित्य और ललित कलाएं भी यही सुझाव देती हैं। उस समय पुरी, खजुराहो और यहाँ तक उदयपुर और चित्तौड़ के कुछ मंदिरों में बने मंदिर और चित्र इसके प्रमाण हैं। उनमें से ज्यादातर पुरुषों और महिलाओं के बीच यौन कृत्यों के दृश्यों को दर्शाते हैं। तांत्रिक साहित्य और कुछ अन्य साहित्यिक पुस्तकें भी इसी प्रकृति की हैं। यही कारण है कि स्मनी विद्वानों ने इस युग को भारत में सांस्कृतिक पतन के रूप में वर्णित किया है और इसे राजपूतों की हार का एक कारण माना है। 6. राजपूतों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा की उपेक्षा की और वह भी उनकी हार का एक कारण था। महमूद गजनी के सफल आक्रमणों के बाद भी उन्होंने न तो उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा करने का प्रयास किया और न ही बाद के कमजोर गजनवी शासकों के हाथों से पंजाब को छीनने का प्रयास किया। इसलिए इसने घुर के मोहम्मद के कार्य को पंजाब पर कब्जा करने में आसान बना दिया, जिसने के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया भारत में गहरी पैठ बनाने के लिए। 7. आर्थिक रूप से भारत एक समृद्ध देश था। इसकी कृषि उपज, व्यापार और वाणिज्य और पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ विदेशी व्यापार ने इसे समृद्ध बनाने में मदद की थी। हालांकि भारत में धन असमान रूप ज्यादातर यह मंदिरों, शाही परिवारों के सदस्यों और व्यापारिक वर्ग में केंद्रित था। कुछ विद्वानों द्वारा तत्कालीन प्रचलित आर्थिक असमानता को भारतीयों की एक अंतर्निहित कमजोरी माना गया है। बेशक यह था, लेकिन इससे भी अधिक भारतीयों की कमजोरी का कारण यह था कि वे अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए उस धन का उपयोग करने में विफल रहे थे जो अकेले उनके धन को सुरक्षा प्रदान कर सकता था। इसके बजाय उन्होंने उस धन को राजाओं के मंदिरों और महलों में संग्रहित किया जो विदेशी आक्रमणकारियों को लुभाते थे और उनके आसान शिकार भी बन जाते थे। इसलिए भारतीयों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक कमजोरी और उनके अपने तरीके से बढ़ी हुई समृद्धि तुर्कों के खिलाफ उनकी हार का कारण बनी। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार बहुत हद तक सही हैं जब वे लिखते हैं, इतनी विशाल और प्राचीन भूमि का उच्चारण उसके आक्रमणकारियों की तुलना में कहीं बेहतर और अधिक संसाधनों से संपन्न, मुख्य रूप से आंतरिक क्षय का परिणाम हो सकता है, न कि केवल बाहरी हमलों का, जो कारण के बजाय इसके प्रभाव थे। 8. डॉक्टर यूएन घोषाल ने राजपूतों की मुर्तोहार के इन सभी कारणों का गंभीर रूप से विश्लेषण किया है और देखा है कि उनमें से कई को अतिरंजित या प्रतिकूल रूप से व्याख्या किया गया है। उनका तर्क है कि राजनीतिक एकता की कमी को अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और ऐसा ही देश के भाग्य के साथ लोगों की उदासीनता के मामले में भी है। राजपूतों ने तुर्कों से डटकर मुकाबला किया और उनका विरोध तब भी किया जब तुर्क यहाँ मजबूती से जकड़े हुए थे। यह लोगों की शक्ति और सहयोग के बिना संभव नहीं था। इसी तरह धर्म, समाज, नैतिकता और संस्कृति के भी ह्रास पर जोर दिया गया है। तांत्रिक धर्म ने लोगों का मनोबल गिराने के बजाय उन्हें एक लोकप्रिय धर्म दिया और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने के उनके दृढ़ संकल्प को मजबूत किया। मंदिरों में देवदासी प्रथा भी नई नहीं थी।
जाति व्यवस्था, हालांकि इसने सामाजिक विभाजन और भेद को जन्म दिया, फिर भी विदेशियों की घुसपैठ से हिंदू संस्कृति और बेनमौलिस समाज की रक्षा के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थी। यह कहना गलत है कि विदेशी आक्रमणों से पहले का काल देखा गया। साहित्य और ललित कला में गिरावट। इसके विपरीत, यह विशेष रूप से वास्तुकला के क्षेत्र में प्रगति का दौर था। राजपूत युग के दौरान बनाए गए किले, महल और मंदिर उन सभी से अधिक हैं जो संख्या, सुंदरता और ताकत से पहले थे। इसलिए कामसूत्र के आधार पर खजुराहो और पुरी में बने कुछ मंदिरों और छवियों को भारतीय कला में गिरावट के पर्याप्त प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत, राजपूत युग के दौरान वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत और नृत्य का विकास हुआ। वैसे ही रोमांस और सेक्स पर कुछ किताबें साहित्य में गिरावट का कोई सबूत नहीं है। इस युग के दौरान कल्हण की राजतरंगिणी, जयदेव की गीता गोविंदा और हलयुद्ध, हेमचंद्र, गणेश, श्रीधर, देवना भट्ट जोप आदि के साहित्यिक कार्यों का प्रयास किया गया था। नैतिकता में गिरावट भी कोई नई बात नहीं थी। यह हमेशा समृद्ध समाज में होता है। इसलिए डॉक्टर घोषाल का तर्क है कि यह सुझाव देना गलत है कि भारतीय समाज और संस्कृति पतन के अंतिम चरण में थी और तुर्कों के खिलाफ भारतीयों की हार के लिए जिम्मेदार थी। डॉक्टर घोषाल भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक कमजोरी को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका तर्क है कि इसे अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और इसलिए इसे तुर्कों के खिलाफ राजपूतों की हार का प्राथमिक कारण नहीं माना जा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डॉक्टर घोषाल का उपरोक्त दृष्टिकोण काफी उचित है। बेशक, सामंती व्यवस्था, भारत का विभाजन और इससे भी अधिक प्रतिद्वंद्वी राजपूत राज्यों के बीच लगातार लड़ाई भारत की कमजोरी के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन ये अकेले इसकी हार के प्राथमिक कारणों का गठन नहीं करते थे। उसी तरह यह मान लेना गलत होगा कि सांस्कृतिक रूप से भारत पतन के अंतिम चरण में पहुंच गया था और इसलिए विदेशी आक्रमणों का विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। बेशक, भारतीय संस्कृति ताकत की स्थिति में नहीं थी, लेकिन साथ ही उसने पूरी तरह से अपनी ताकत नहीं खोई थी। अन्यथा मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं का प्रतिरोध बाद में संभव नहीं हो सका, जो निश्चित रूप से आने वाली सदियों तक हिंदुओं ने बनाए रखा। इसलिए राजपूतों की हार का एक और कारण था। भारत के भाग्य का फैसला कुछ लड़ाइयों से हुआ, इसलिए राजपूतों की हार का प्राथमिक कारण उनकी सेना थी। कमजोरी। यह एक और बात है कि किन कारणों से उनकी सैन्य कमजोरी हुई। सभी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि तुर्क सैन्य संगठन, युद्ध कौशल, हथियार और नेतृत्व में राजपूतों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ साबित हुए और ये भारत में उनकी सफलता के प्राथमिक कारण थे। गजनी का महमूद भारत में अपराजित रहा, जबकि घुर के मोहम्मद प्रारंभिक विफलताओं के बाद उन सभी राजपूत प्रमुखों को हराने में सफल रहे, जिनसे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। सैन्य कारण। राजपूतों की सैन्य कमजोरी के लिए कई कारण बताए गए हैं। सैनिकों के रूप में राजपूत किसी भी तरह से तुर्कों से कम नहीं थे, लेकिन उनका आदर्श और लड़ाई लड़ने का उद्देश्य उन तुर्कों से अलग था जो उनकी कमजोरी का कारण बने। राजपूतों ने युद्ध की कुछ हिंदू परंपराओं का पालन किया और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे युद्ध जीतने में सक्षम हैं या नहीं। पानी में जहर मिलाना, अचानक या दुश्मन के पीछे से हमला करना, दुश्मन की आपूर्ति की जांच करने के लिए कृषि क्षेत्रों को नष्ट करना या युद्ध जीतने के लिए इस तरह के तरीकों को अपनाना उनकी नैतिकता के खिलाफ था। दूसरी ओर तुर्कों ने लड़ाई जीतने के लिए लड़ाई लड़ी और उस उद्देश्य के लिए, उचित या गलत, हर तरह से अपनाया। उसी तरह राजपूतों ने अपनी तलवारबाजी पर गर्व किया और अपने कौशल, बहादुरी और शौर्य को प्रदर्शित करने के लिए एक लड़ाई को एक टूर्नामेंट के रूप में देखा। यह रवैया उनकी सफलता के खिलाफ गया। प्रोफेसर ABM हबीबुल्लाह लिखते हैं,
राजपूत लापरवाही में रोमांस का एक तत्व है, लेकिन यह थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान है। उसी तरह डॉक्टर यूएन घोषाल ने टिप्पणी की है, राजपूत, विशेष रूप से, हालांकि वे अपनी बहादुरी और मृत्यु की अवमानना लिए उल्लेखनीय थे, वे शिष्टता और सैन्य सम्मान की उच्च भावना से प्रेरित थे, जिसने उन्हें युद्ध में व्यवहारिक सफलता के लिए अक्सर अयोग्य बना दिया। राजपूतों का सैन्य संगठन भी घिसी पिटी धारणाओं पर आधारित था। भारतीयों ने अन्य देशों की तुलना में अपने हथियारों, रणनीति और अन्य उपकरणों में सुधार करने की कोशिश नहीं की और इसलिए उन्हें हथियारों में वर्गीकृत किया गया और रणनीति में आगे निकल गए। राजपूत सेना का सामंती संगठन भी इसकी कमजोरी थी। जबकि तुर्क एक कमान के तहत एक इकाई के रूप में लड़े, राजपूत योजना और लड़ाई में उस तरह की एकता हासिल करने में विफल रहे। राजपूत अपने सभी प्रयासों के बावजूद एक मजबूत घुड़सवार सेना का निर्माण नहीं कर सके क्योंकि ज्यादातर अच्छे घोड़ों का आयात किया जाना था विदेशी देशों से और इसलिए रक्षा और अपराध दोनों के लिए अपने युद्ध हाथियों पर निर्भर थे। लेकिन बहुत बार हाथी एक संपत्ति की तुलना में एक दायित्व साबित होते हैं, खासकर जब वे युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं। राजपूतों के मुख्य हथियार उनकी तलवारें थीं जो केवल करीबी लड़ाई में ही काम आती थीं। उनकी तुलना में तुर्क अपनी तेज तर्रार घुड़सवार सेना और धनुर्धारियों पर निर्भर थे। आरसी स्माइल लिखते हैं, उन्होंने काठी से और चलते समय धनुष का इस्तेमाल किया। इससे उन्हें भारी और धीमी गति से चलने वाली राजपूत सेनाओं पर एक अतिरिक्त लाभ मिला। प्रोफेसर के निजामी ने यह भी बताया है कि तुर्कों को अपनी घुड़सवार सेना के कारण जो लाभ प्राप्त हुआ था, वह लिखते हैं, इस समय गतिशीलता तुर्की सैन्य संगठन का मुख्य नोट था। यह घोड़े की उम्र थी और जबरदस्त गतिशीलता के साथ एक अच्छी तरह से सुसज्जित घुड़सवार सेना उस समय की बड़ी आवश्यकता थी। डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने भी स्वीकार किया है कि तुर्की घुड़सवार सेना पूरे एशिया में सर्वश्रेष्ठ थी। राजपूतों के पास मंजौनिका और अरोड़ा जैसी मशीनें नहीं थीं जिनका इस्तेमाल तुर्कों द्वारा किलों पर कब्जा करने के लिए किया जाता था। यही कारण है कि घुर के मोहम्मद बिना किसी कठिनाई के भटिंडा के किले पर कब्जा कर सकते थे। पृथ्वीराज चौहान ने इसे फिर से हासिल करने के लिए 13 महीने का समय लिया। राजपूतों की लड़ाई की रणनीति भी तुर्कों से हीन साबित हुई। राजपूतों ने अपनी सेनाओं को 3 पारंपरिक भागों, दाएं, केंद्र और बाएं में विभाजित किया और उन्होंने लगभग हमेशा दुश्मन पर एक ललाट हमला किया, जबकि तुर्कों के पास 2 अतिरिक्त हिस्से थे, एडवांस गार्ड और रिजर्व। दुश्मन की कमजोरियों का पता लगाने और ताकत का परीक्षण करने के लिए एडवांस गार्ड भेजा गया था। रिजर्व को तैयार रखा गया था और युद्ध के मैदान में फेंक दिया गया था जब दुश्मन खुद को समाप्त कर चुका था और इस तरह युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी। सदमे की रणनीति, जैसे अचानक छापे के बाद समान रूप से तेजी से विजयी घर वापसी, जिसका अक्सर महमूद और मोहम्मद दोनों द्वारा सहारा लिया जाता था, तुर्कों की सफलता के लिए भी बहुत जिम्मेदार था क्योंकि इसने भारतीय लोगों को निराश और मनोबल गिराने में काफी योगदान दिया। राजपूतों ने ज्यादातर रक्षात्मक लड़ाई लड़ी। हिंदुशाही राजा जयपाल को छोड़कर किसी भी राजपूत शासक ने तुर्कों की शक्ति को उनके आधार पर ही तोड़ने के लिए आक्रामक नीति नहीं अपनाई। अपराध सर्वोत्तम नीति है, उनके साथ नहीं हुआ और यही उनकी कमजोरी बनी रही। राजपूतों ने अपनी सफलताओं का भी उतना लाभ नहीं उठाया जितना वे उठा सकते थे, विशेषकर अनहिलवाड़ा की लड़ाई और तराइन की लड़ाई के बाद। राजपूतों की एक बड़ी कमजोरी यह थी कि उनके पास सक्षम नेतृत्व की कमी थी। महमूद को किसी प्रतिष्ठित सैन्य कमांडर का सामना नहीं करना पड़ा और हालांकि पृथ्वीराज एक शिष्ट और साहसी शासक थे, फिर भी दूरदर्शिता और योजना में वह घुर के मोहम्मद से कोई मेल नहीं था। भारत ने अपने समाज और संस्कृति के लिए सबसे बड़े खतरे की घड़ी में कोई उल्लेखनीय सैन्य कमांडर नहीं बनाया। डॉक्टर यूएन घोषाल लिखते हैं, वास्तव में
यह उनके सामाजिक और भौगोलिक अलगाव के लिए नहीं था, बल्कि पर्याप्त प्रतिभा वाले नेताओं की कमी के कारण 11वीं और 12वीं शताब्दी के भारतीय युद्ध की अपनी समय सम्मानित प्रणाली को अपनाने में विफल रहे। शिवाजी के रूप में नई स्थिति की आवश्यकता के लिए मराठा को 17वीं शताब्दी में करना तय था। राजपूतों के पास एक अच्छी जासूसी प्रणाली भी नहीं थी जो उन्हें अपने दुश्मनों की ताकत, चाल, लड़ने की रणनीति आदि जानने में मदद कर सके और इस प्रकार उनका सामना करने के लिए खुद को पहले से तैयार कर सके। 9. फिर भी राजपूतों की हार का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक लड़ाई के लिए किसी भी भावनात्मक आदर्श की कमी थी। राजपूतों ने अपने शासकों और उनके राज्यों की सुरक्षा के अलावा किसी उच्च उद्देश्य के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। अपने धर्म, सम्मान और संस्कृति की सुरक्षा ने उन्हें कुछ हद तक प्रेरित किया होगा, लेकिन निश्चित रूप से इन लोगों ने उनकी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को भड़काने में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई। इसके विपरीत तुर्क अपने नए स्वीकृत विश्वास अर्थात इस्लाम को गौरवान्वित करने के आदर्श से प्रेरित थे। डॉक्टर के निजामी ने इस विचार को मानने से इनकार कर दिया है। वह लिखते हैं, मुसलमानों के धार्मिक उत्साह में तुर्की की इस सफलता की व्याख्या करना अनैतिहासिक होगा। लेकिन कई अन्य लोग हैं जो इस्लाम को तुर्कों के लिए प्रेरणा का प्राथमिक स्रोत मानते हैं। बेशक धन, प्रसिद्धि और साम्राज्य का विस्तार करने की इच्छा निश्चित रूप से तुर्कों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे, लेकिन यह विचार कि धर्म भी एक महत्वपूर्ण तत्व था का खंडन नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं, केवल शारीरिक शक्ति और सैन्य हथियार कुल का गठन नहीं करते हैं, एक सेना के उपकरण, एक प्रेरक विचारधारा, सैन्य प्रशिक्षण और उपकरण जितनी ही आवश्यक है। मध्यकालीन युग शिष्टता, रोमांस और धर्म का युग था। आधुनिक समय में इनका महत्व समाप्त हो गया है, लेकिन फिर हमें मध्य युग के लोगों के कार्यों को उनके दृष्टिकोण और जीवन के मूल्यों से समझना होगा। उस युग के दौरान धर्म था हमेशा सभी लोगों के लिए एक प्रेरक स्रोत, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम या ईसाई हों। यदि तुर्क भी अपने धार्मिक उत्साह से प्रेरित थे तो यह न तो असामान्य था और न ही अवांछनीय। इस्लाम ने न केवल भारत में बल्कि अन्य जगहों पर भी उनकी सफलता में योगदान दिया। डॉक्टर यूएन घोषाल लिखते हैं, तुर्कों की सैन्य श्रेष्ठता का एक और अधिक शक्तिशाली कारण, जैसा कि ठीक ही बताया गया है, उनका शक्तिशाली उत्साह, एक भावना जिसे याद रखना अच्छी तरह से संभावना से प्राप्त हुआ था। भारतीय मंदिरों और महलों में संग्रहित विशाल खजाने की लूट के रूप में, उनके नए अर्जित धर्म के लिए उत्साह के रूप में। 3 शताब्दियों से अधिक के कठिन संघर्ष के बाद तुर्कों को देश के अधिकांश हिस्सों को जीतने में सक्षम बनाने में यह सबसे बड़ा एकल कारक साबित हुआ है। 11वीं के सेल्जुक तुर्क और 15वीं शताब्दी के तुर्कों के समानांतर उदाहरण द्वारा, जो भारतीय राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की विशिष्ट कमजोरियों से प्रतिरक्षा के बावजूद बीजान्टिन साम्राज्य को नष्ट करने और अंततः नष्ट करने में सफल रहे। इस प्रकार विभिन्न कारकों ने 11वीं और 12वीं शताब्दी में तुर्कों के खिलाफ राजपूतों की हार का कारण बना। इसके परिणामस्वरूप भारत में तुर्की शासन की स्थापना हुई, जिसने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। प्रभाव के बाद राजपूतों के खिलाफ तुर्कों की सफलता ने उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना की। इसने भाग्य को प्रभावित किया। कई मायनों में भारत के तुर्कों ने एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार स्थापित करने के प्रयास किए और इसलिए भारत में सामंतवाद को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन जैसे सुल्तान इसमें काफी हद तक सफल हुए। वे उत्तर भारत के साथ साथ प्रशासन की एक समान व्यवस्था स्थापित करने में भी सफल रहे। जेएन के अनुसार सरकार भारत ने तुर्कों के शासन के दौरान अपने अलगाव का पूर्वाभास किया। तथाकथित राजपूत युग के दौरान भारत ने बाहरी दुनिया से अपना संपर्क खो दिया था।
इसने तुर्कों के शासन के दौरान एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ अपने संपर्क को पुनर्जीवित किया। अल्लाह ने राय व्यक्त की है कि तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय ने एक शहरी क्रांति का निर्माण किया। तुर्क शासकों ने प्रत्येक व्यक्ति को वर्ग, जाति या धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के शहरों के भीतर रहने की अनुमति दी। इसलिए सभी प्रकार के लोग शासक, मजदूर, शिक्षित, व्यापारी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आदि शहरों में एक साथ रहते थे और इन सभी ने अपने अपने तरीके से शहरों के निर्माण और विकास में मदद की। 58 बाहरी दुनिया के साथ संपर्क, प्रशासनिक एकता, शहरों की वृद्धि, सिक्का प्रणाली आदि ने व्यापार और उद्योगों के विकास में मदद की जिससे भारत की समृद्धि में वृद्धि हुई। तुर्कों के शासन काल में फारसी को दरबार के रूप में स्वीकार किया गया था। भाषा हिंदी, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इसका अध्ययन किया जिससे दोनों की संस्कृति को एकीकृत करने में मदद मिली। तुर्की शासन ने हिंदुओं की जाति व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। बेशक हिंदुओं में से जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सका, फिर भी जाति भेद और अस्पृश्यता को झटका लगा और निचली जातियों को राज्य का संरक्षण मिला। तुर्कों ने भारतीयों के सैन्य संगठन और युद्ध की रणनीति में सुधार किया। सेना के सामंती संगठन को समाप्त कर दिया गया, केंद्रीकृत सेनाओं को खड़ा किया गया, घुड़सवार संगठन पर जोर दिया गया, हथियारों में सुधार किया गया, पिछाड़ी पंथ और जातियों के लोगों को सेना में भर्ती किया गया और सेना की गतिशीलता में वृद्धि हुई। इन सभी परिवर्तनों ने भारतीय सेना की दक्षता में सुधार किया और यह एशिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं के बराबर हो गई। यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी सभी मंगोल आक्रमणों को सफलतापूर्वक खदेड़ सकता था। तुर्कों के शासन ने भारत में इस्लाम और हिंदू धर्म को एक साथ लाया जिससे उस संस्कृति के विकास में मदद मिली जिसे हम इंडो मुस्लिम संस्कृति कह सकते हैं। उस संस्कृति के निर्माण में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने योगदान दिया, जिसने भारत में एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो अतीत से अलग था।